बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर क्या है और मैं हूं आपकी मेज़बान फरजाना सिद्दीक। आज के प्रोग्राम में अहम खबरों पर बात करने के लिए कराची स्टूडियो से हमें ज्वाइन किया है जाहिद खोखर ने और शाहिद हुसैन सैलरा ने। इस्लामाबाद स्टूडियो से हमें ज्वाइन किया है रियाजुल हक ने। नाज़रीन, आज हम सबसे पहले बात करेंगे जंगलात की। जी हाँ, सिंध के 90% जंगलात जो कि तबाह हो चुके हैं। 10,76,000 एकड़ जंगलात में से सिर्फ 1 लाख एकड़ पर मुश्तमिल जंगलात बाकी रह गए हैं। महकमा जंगलात ने ज़मीनों से कब्जा छुड़ाने के लिए फॉरेस्ट फोर्स कायम करने का मुतालबा कर दिया है। कच्चे के इलाके पर मुश्तमिल 8,61,000 जबकि पक्के के इलाके पर 2,15,486 एकड़ पर जंगलात मौजूद थे। जी हाँ, मुकामी वडेरों और बासर अफराद की जानिब से कब्जा करके ज़राअत और दरख्तों की कटाई के बाद अब जंगलात सिर्फ 1 लाख एकड़ पर रह गए हैं। इस खबर के अंदर की खबर क्या है, बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा कराची जाहिद खोखर। जाहिद, सबसे पहले तो सिंध के जंगलात की सूरत हाल के हवाले से हमें बताएं। बहुत शुक्रिया आपका। और जो है पूरी दुनिया में जो मौसमियाती तब्दीली के पेश नज़र जो मुख्तलिफ इक़दाम किए जाते हैं, दरख्त लगाए जाते हैं, नए नए दरख्त लगाए जाते हैं, और यहाँ पर भी ज़रूर दावे ज़रूर किए जाते हैं कि जो दरख्त लगाने के जो है जो मुख्तलिफ मनसूबे शुरू किए गए हैं, मगर बदकिस्मती की बात है कि जो दरख्त मौजूद थे सिंध के अंदर, दरियाए सिंध के दोनों अतराफ जो किनारे पर, वो तबाह हो गए हैं। जो लोग हैं उनकी ज़मीनों पर कब्जे किए हुए हैं और महकमा फॉरेस्ट जो है वो जो ऐसा लगता है कि जैसे नींद में सोया हुआ हो, या उनकी जो अफसरान या उनके जो अमला है उनकी मिली भगत से ये जो कब्जे के मामला शुरू दिन से होते हुए आ रहे हैं। ये मुख्तलिफ जो है आदाद शुमार, ये रिपोर्ट्स ऐसी हैं जो महकमा जंगलात की जानिब से जो बनाई गई हैं और मुख्तलिफ फोरम्स पर ये आदाद शुमार पेश किए गए हैं। अब ये कि सिंध के 90% जो जंगलात हैं वो इस वक्त जो है तो तबाह हो गए हैं। 10,76,000 एकड़ में से जंगलात सिर्फ 1 लाख एकड़ पर मुश्तमिल है। बाकी जो ज़मीनें हैं और वहाँ पर कोई दरख्त भी नहीं है, अगर कोई ज़मीन है वहाँ पर महकमा जंगलात की, वो भी कब्ज़े के अंदर है। तो दूसरी बात यह कि मुख्तलिफ जो अदाद शुमार हैं ये मुख्तलिफ ये महकमा फॉरेस्ट की जानिब से ये जो है जारी किए गए हैं या मुख्तलिफ जो मीटिंग्स होती हैं उसमें दिए जाते हैं। आप जब ये अदाद शुमार सुनेंगी तो आप भी खुद हैरान रह जाएंगी कि इतनी जो ज़मीन है महकमा जंगलात सिंध की वो कब्ज़े में है। अच्छा, सिंध के 8,86,840 एकड़ ज़मीन है। 6 फॉरेस्ट सर्किल की जो 7,06,700 एकड़ ज़मीन है महकमा जंगलात के पास है। ये सरकारी अदाद शुमार है। खैर, तो फॉरेस्ट सर्किल में 1,55,000 एकड़ 809 एकड़ ज़मीन है, जिसमें से 35,000 एकड़ जो है वो कब्जे में है। मुख्तलिफ मकामी वडरे और सियासतदान उसमें काबिज हैं। इसी तरह से लाड़काना सर्किल में 80,573 एकड़ ज़मीन थी, जिसमें से भी 17,000 एकड़ जो है वो कब्जे में है। सखर फॉरेस्ट सर्किल में 1,52,258 एकड़ में से 51,925 एकड़ पर ज़मीन पर कब्जा है। ठट्टा सर्किल में 1,91,998 एकड़ में से जो 23,557 एकड़ पर ये कब्जा है। शहीद बेनज़ीराबाद जो सर्किल है वहाँ पर भी 94,361 एकड़ में से 36,312 एकड़ पर ये कब्जे हैं। और इसी तरह से हैदराबाद की 2,11,000 एकड़ ज़मीन में से 15,000 पर कब्जा है। जो है मुख्तलिफ अदाद शुमार दिए गए हैं। ये तमाम अजला हैं जो दरिया सिंध के दोनों अतराफ हैं, उन पर ये कब्जे होते हैं। और मतलब यह है कि कोई कोशिश नहीं की जाती। इस वक्त भी जो ज़मीन खाली कराई गई है वो भी मुख्तलिफ अदालतों के अहकामात की रोशनी में ये खाली कराई गई है। और इसमें जो नज़र आ रहा है कि महकमा जो फॉरेस्ट है उनकी जानिब से खुद कोई ऐसा कोई इनिशिएट नहीं लिया गया। कुछ रोज़ कबल भी एक शहरी देखा जाए तो माहौल की बेहतरी के लिए जंगलात बहुत ज़रूरी होते हैं, उसके बावजूद जंगलात के ऊपर कब्जा किया जा रहा है। सबसे पहले तो ये बता दें कि जंगलात के लिए कितनी अराज़ी जो है वो मुख्तस की गई थी और अब कटाई और कब्जे के बाद वो कितनी रह गई है? देखिए, इस वक्त जो 10,76,000 एकड़ जो ज़मीन है उसमें से सिर्फ और सिर्फ 1 लाख एकड़ पर जंगलात मौजूद हैं
और बाकी जंगलात नहीं है। वो ज़मीन जो है महकमा फॉरेस्ट के पास मौजूद है, मगर उसके बावजूद उस पर जो कब्ज़ा है, सरकारी अदाद शुमार जो हैं इसके जो उस पर भी नज़र डालेंगे तो 1,35,450 एकड़ जो है वो दावा कर रहे हैं कि हमने कब्ज़ा ख़त्म करा दिया है, मगर इस वक्त भी लाखों एकड़ अराजी है जिस पर जो मुख्तलिफ लोग हैं, मकामी जो वडेरे हैं, उनका कब्ज़ा है। वहाँ पर वो खेती बाड़ी करते हैं। जब ये शुरू करते हैं खेती बाड़ी तो वहाँ पर इब्तदाई मरहले में ये किया जाता है कि जो दरख्त होते हैं उनकी कटाई की जाती है। सबसे पहले उनका मकसद ये होता है कि दरख्तों को की कटाई करके उसको मार्केट में फ़रोख्त किया जाता है। यहाँ पर पूरी दुनिया के अंदर इसी तरह से होता है कि जो जंगलात हैं उनको डेवलप किया जाता है, जो मुख्तलिफ किस्म के जो बीज हैं वो वहाँ पे डाले जाते हैं ताकि जब भी जंगलात बनाए जाते हैं, यहाँ जो जंगलात हैं उन्हें खत्म किया जा रहा है। जाहिद, मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर जंगलात के हवाले से फॉरेस्ट मैनेजमेंट होती होगी, वो मैनेजमेंट कहाँ है, कौन लोग हैं, क्या वो इतने पावरफुल हैं कि उन जंगलात के ऊपर वो कब्जा करते चले जा रहे हैं और कोई पूछने वाला ही नहीं है? जी बिल्कुल, इस वक्त तक जो सूरत हाल नज़र आ रही है कि वहाँ पे जो इनके जो मुलाजमीन हैं, अमला है, उनकी मिलीभगत से ये तारीख रही है महकमा जंगलात की, उनकी मिलीभगत से तमाम मामलात होते हैं। और काफ़ी अर्सा कबल जो है वो एक मामला जब हुआ था, डाकू राज था, तब उस वक्त जंगलात काटे गए थे कि डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन किया जा रहा है। बदकिस्मती की बात है कि दरख्त काटने की कोई मसले का हल तो नहीं है, मगर बहरहाल माजी का किस्सा है। उसके बाद जो है जिस तरह से मुख्तलिफ हर साल दरिया सिंध के अंदर सैलाब आता है, अगर ये जंगलात को बढ़ाना चाहें तो उसमें जो है मुख्तलिफ किस्म के बीज जो वो डाल सकते हैं ताकि जंगलात बढ़ सके। मगर बदकिस्मती की बात है कि इन जंगलात को जो है वो जो ख़त्म करने के हवाले से ख़त्म किया गया है, उनको कोई बढ़ाया नहीं गया है। और दूसरी बात यह है कि जो गैर जिम्मेदाराना रवैया है महकमा जो फॉरेस्ट के अंदर, एक ऐसे सेक्रेटरी साहब बैठे हुए जो किसी से बात करना पसंद नहीं करते, किसी के फ़ोन का पैगाम का जवाब देना पसंद नहीं करते। अब आप तस्वर करें कि ऐसे अफसरान को जो बिठाया जाएगा तो वो महकमे की किस तरह से खिदमत कर सकेंगे, तो ये बड़ी बदकिस्मती है। दूसरी बात यह है कि इस वक्त एक कोशिश की जा रही है, एक प्रपोजल बनाया गया है कि आप जो हमारे कवानीन हैं वो काफ़ी पुराने हैं, उनमें तरमीम की जाए, उनको तब्दील किया जाए, तो फिर हम जमीनों से लेकिन जाहिर इस तरह की जंगलात की जमीनों को पहले कब्जा करना, फिर उसमें आबादकारी करना कोई आसान काम तो नहीं है। किस तरह से कर ली जाती है इतनी जल्दी वहां पर आबादकारी? क्या हुकूमत उस वक्त सो रही होती है? कोई उनसे पूछने वाला नहीं होता। और जो महकमा जंगलात के जो मुलाजमीन या जो उनका अमला होता है वो उनको सहूलतकारी का किरदार अदा करता है। और अगर ये सैलाब, जिस तरह से मैंने बताया कि दरिया में जब भी पानी चढ़ता है तो सैलाब आता है, फिर ऑटोमेटिकली ये उस पर ज़मीन के काबिल हो जाती है वो ज़मीन। तो उसके बाद अगर वो ज़मीन काबिल भी ना हो तो वहाँ से भी बोरिंग करके मुख्तलिफ जो है वो लिफ्ट मशीनें रखी हुई हैं, दरिया के पानी से वो लिफ्ट करते हैं। और अच्छा जाहिद, एक आखिरी सवाल है जो मैं आपसे करना चाह रही हूँ, ये सिर्फ बता दीजिए कि महकमा जंगलात की जानिब से भी कुछ डिमांड्स रखी गई हैं हुकूमत के सामने, उनकी ज़रा डिटेल्स शेयर कर दीजिए नाज़रीन के साथ। जी बिल्कुल, उन्होंने एक तो बताया था कि हमारे जो मुलाजमीन हैं उनको जो है भर्ती करने की इजाज़त दी जाए, कवानीन में तरमीम की इजाज़त दी जाए। 30 साल पुरानी गाड़ियां हैं, उनका कहना है कि लिहाजा उनको गाड़ी फराम की जाए। जो डिमांड दी उन्होंने 22 गाड़ियां जो है 4x4 उनकी डिमांड है। 35 जो है वो दूसरी गाड़ियाँ हैं। 125 मोटरसाइकिल्स हैं, 70 मोटरसाइकिलों का कहा गया है। मुलाजमीन की किल्लत है, 2188 उन्हें मुलाजमीन भर्ती करने की इजाज़त तलब की गई है, जिसमें 13 रेंज अफसरान हैं, 8 फॉरेस्ट रेंज हैं और 28 डिप्टी फॉरेस्ट रेंज है, 170 जो है फॉरेस्ट ऑफिसर्स हैं। और इसी तरह से मजमू मिला के जो है तकरीबन 1450 फॉरेस्ट गार्ड हैं और 500 गार्ड की ज़रूरत है। और ये भी कहा गया है कि इसके साथ साथ और भी कुछ सहूलियत दी जाए और कवानीन में तरमीम की जाए ताकि हम इनके खिलाफ कोई कार्रवाई कर सके। ठीक है, देखा जाए तो महकमा जंगलात की जानिब से भी कुछ डिमांड्स रखी गई हैं। उनका यह है कि फॉरेस्ट एक्ट में कुछ तरमीम की जाए ताकि इसमें बेहतरी लाई जा सके। लेकिन मसला फिर वही है, जंगलात मौजूद हैं, अगर महकमा जंगलात ही उसमें मुलव्वस होगा तो जंगलात तो खत्म होंगे ही, और जब जंगलात खत्म होंगे तो नेचुरल डिजास्टर्स आना तो बिल्कुल ये तो एक आम सी बात है फिर, और ये बहुत मुमकिन है कि आवाम को उसका नुकसान ही होगा, फायदा नहीं होगा। नाजरीन, वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन। जंगलात के बाद अब हम बात करेंगे तालीम की। आपको बताते हैं कि मुल्क भर की यूनिवर्सिटियां इंतज़ामी और माली बहरान का शिकार हो चुकी हैं। यूनिवर्सिटियों में कवानीन की खिलाफ वर्जी, माली बेज़ाब्तियाँ और बदउनवानी अब आम हो चुकी है। HEC के दस्तावेज़ात में यूनिवर्सिटियों में इख्तियारात और वसाइल के गलत इस्तेमाल पर भी बहुत से इंकशाफात हुए हैं। यूनिवर्सिटियों ने HEC की सिफारिशात और नोटिफिकेशन हवा में उड़ा दिए हैं। इस स्टोरी पर हमारे लिए काम किया है नुमाइंदा खुसूसी रियाज। बताइएगा कि क्या किया जा रहा है यूनिवर्सिटियों के हवाले से। मुल्क भर की सरकारी यूनिवर्सिटियों में कौन कौन से बुनियादी मसाइल मौजूद हैं? जी बहुत शुक्रिया। मुल्क भर की तकरीबन सरकारी जो 150 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसमें जो बहरान है, चाहे वो माली है, चाहे वो इंतज़ामी है, वो शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। हम तालीम की क्वालिटी का और हायर एजुकेशन सेक्टर में उसको क्वालिटी को लेकर और डिग्रीज़ क्या पढ़ाई जा रही हैं, प्रोग्राम्स क्या पढ़ाए जा रहे हैं, इस पर तो फोकस करते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा मसला है वो यही है कि उसकी बुनियादी वजह ये होती है कि उसके पीछे इंतज़ामी और माली जो है वो मिसमैनेजमेंट होती है। तो जब एडमिनिस्ट्रेटिवली चीज़ों को बेहतर तरीके से नहीं मैनेज किया जाएगा तो उसका जो मामला है, जो उसका असर है, वो माली मामलात पे भी आएगा, मिसमैनेजमेंट पे भी, और उसके साथ साथ जो तालीमी मामलात हैं, एकेडमिक अफेयर्स हैं, उस पर भी असर पड़ेगा। तो सबसे पहले हम उन जो अहम नुकात पे बात करते हैं, जिसको हायर एजुकेशन कमीशन गाहे बगाहे तमाम पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ को, जो पंजाब की हैं, बलोचिस्तान की और सिंध की हैं ख़ास तौर पर, उनको भेजता रहा है। और हमारे पास वो ख़त किताबत भी मौजूद है। 50 से ज़ायद सफ़ात के मुख्तलिफ नोटिफिकेशन यूनिवर्सिटीज़ की मिसालें HEC देता रहा है मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ को, मुख्तलिफ सूबों के, कि खुदारा इन मामलात को बेहतर करें। मिसाल के तौर पर अगर हम स्टार्ट करें, सबसे पहले और बड़ा जो इशू आ रहा है वो ये आ रहा है कि ओवर स्टाफिंग बहुत ज़्यादा है। अच्छा। और सबसे ज़्यादा जो ओवर स्टाफिंग है कि 1:1 और 5, मिसाल के तौर पर ये रेशो रखी गई है और पंजाब गवर्नमेंट में ये है कि ये सारी जो चीज़ें हैं उसको ऐसा रखा जाएगा कि जो स्टूडेंट टीचर जो रेशो है वो एक हद से ज़्यादा ना बढ़ पाए। अच्छा। लेकिन हमारे यहाँ ये हो रहा है कि जो नॉन टेक्निकल जो स्टाफ है उनको बहुत ज़्यादा लिया जा रहा है। मिसाल के तौर पर क्लर्क हो गए और दूसरे इंतज़ामी मामलात में जो दूसरे लोग हो गए, नॉन टेक्निकल लोग हो गए, और लोअर स्टाफ हो गया, LDCs हो गए, UDCs हो गए। इस तरह बहुत से लोग जो हैं उनको बेतहाशा भर्ती किया जा रहा है और बग़ैर मेरिट के, बग़ैर किसी पॉलिसी के। इसकी आगे हम चल के जो है मिसालें यूनिवर्सिटीज़ की देंगे, किन की यूनिवर्सिटीज़ में ये होता है। तो ये एक बहुत बड़ा इशू आ रहा है कि जहाँ पे जो प्रोफेसर्स हैं और जो टीचिंग स्टाफ है उसकी निस्बत जो टेक्निकल स्टाफ है उसकी तादाद बहुत ज़्यादा हो गई है। इसके साथ साथ अगर आगे चलें तो सबसे जो एक और बड़ा मसला आ रहा है वो ये हो रहा है कि पैसे का गलत इस्तेमाल हो रहा है। अच्छा। मिसाल के तौर पर जो फाइनेंशियल जो अफेयर्स हैं उसको मिसमैनेज किया जा रहा है और बहुत सी जगहों पे ऐसे हो रहा है। मिसाल के तौर पर यूनिवर्सिटी ऑफ बलोचिस्तान में जो हाउस रेंट की जो सीलिंग होती है वो फेडरल के लिहाज से जो इस्लामाबाद के जो रेट हैं उसके हवाले से उनको दिया जा रहा है। गो के फेडरल का अपना रेट होगा, प्रोविंसेस का अपना जो रेट होगा। तो बलोचिस्तान की जो यूनिवर्सिटी ऑफ बलोचिस्तान है वो अपने स्टाफ को जो है वो सीलिंग जो है वो इस्लामाबाद के जो रेट्स के मुताबिक दे रही है, जो बहुत ज़्यादा है। और उन तमाम की जो अदायगियाँ हैं वो रेकरिंग ग्रांट या जो करंट अकाउंट होता है, जो डे टू डे अफेयर्स के लिए जो पैसे होते हैं, उनमें से जो है वो अलाउंसेस वो दिए जा रहे हैं। अच्छा। अब ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अलाउंसेस के लिए जो पैसे जिन मद में मुकर्रर किए जाते हैं उसके बजाय जो डे टू डे अफेयर्स का अकाउंट है उससे पैसे लेकर जो है उनके अलाउंसेस जो है वो पूरे किए जा रहे हैं। इसके साथ साथ जो एक और बड़ा चैलेंज आ रहा है वो ये आ रहा है कि जो प्रोफेशनल लोग हैं, जो यूनिवर्सिटी के जो ब्रेन समझे जाते हैं वाइस चांसलर के बाद, वो होते हैं रजिस्ट्रार, वो होते हैं खजांची या ट्रेजरर, और उसके अलावा डायरेक्टर फाइनेंस और इस तरह के लोग। इन तमाम पोजीशंस पे बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ में, खासतौर से जो पंजाब है उसमें एडहॉक बेसिस पे लोगों को लगाया जा रहा है। यानी किसी सीनियर प्रोफेसर को, किसी टीचर को जो है वो कुल वक्ती तौर पे जो है लगाने के बजाय जुज़ वक्ती तौर पे लगा दिया जाता है ताकि वो डे टू डे अफेयर्स को देखे। तो एक पूरी जो प्लानिंग होती है, मैनेजमेंट होती है, वो एक प्रोफेशनल जो रजिस्ट्रार होता है, ये जो ट्रेजरर होता है, डायरेक्टर फाइनेंस जो होता है, उस तरह जिस तरह देखता है उस तरह ये नहीं देख पाते। तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है और ये जानबूझ के किया जाता है यूनिवर्सिटी की इंतजामिया की तरफ से। तो ऐसा क्यों है कि यूनिवर्सिटी इन मसाइल की तरफ तवज्जो ही नहीं दे रही हैं? क्या कर रही हैं यूनिवर्सिटीज़? आपने हमें जिनमें से मेन तो जो आपने हमें मसाइल बताए हैं वो ये है कि ओवर स्टाफिंग है, फिर फैकल्टी की कमी है, पैसे का गलत इस्तेमाल है। तो ये वो तमाम अहम मसाइल हैं, क्यों तवज्जो नहीं दी जा रही?
उसकी कई बुनियादी वजूहात हैं। मिसाल के तौर पर हर सूबे के जो मसाइल हैं वो तकरीबन मिलते जुलते हैं, और देखा जाए तो सबसे पहले अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब में जो बड़ा चैलेंज आ रहा है वो ये आ रहा है कि 2 दर्जन से ज़्यादा जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके जो बल्कि 3 दर्जन के करीब उनके जो वाइस चांसलर्स हैं जो परमानेंट हैं वो मौजूद ही नहीं हैं। अच्छा। और 2-2-2.5 साल जो है यूनिवर्सिटीज़ को हो चुके हैं जिनमें परमानेंट वाइस चांसलर जो है वो मौजूद नहीं है, और उसकी बड़ी वजह ये है जो चांसलर हैं, जो गवर्नर हैं, उन्होंने ताख़ीर की। अब जो नए गवर्नर आए हैं उनका पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ है, और मरीम नवाज़ शरीफ ने जिन नामों को प्रपोज़ किया उनमें से 14 नामों पे ऑलरेडी गवर्नर पंजाब ने जो है वो जो है उस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर दिया है कि इनमें से कई नाम ऐसे हैं जिनके हाथ जो है करप्शन से लुथड़े हुए हैं, और बहुत से हवालों से उनके नाम मुतनाज़ा हैं। तो ये एक टसल जो शुरू हो चुकी है, तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि टॉप पे आपने ऐसे लोग नहीं लगाए जो परमानेंट हैं, जो मेरिट पे आए हैं, जिसकी वजह से सारे जो नीचे लोग हैं, क्योंकि उसकी जगह आपने एक्टिंग पे एक शख्स को लगा दिया, ये एडिशनल चार्ज दे दिया किसी सीनियर प्रोफेसर को और डीन को। उसका नुकसान ये हुआ कि आपने ऐसे शख्स को लगा दिया जो डे टू डे अफेयर्स को तो देखता है, लेकिन एक प्रोफेशनल क्वालिफाइड मेरिट के थ्रू जब नहीं आया तो उसने भी फिर चांसलर को देखना है और यूनिवर्सिटी के मामलात को जो है वो ऐसे ही चलाना है जैसे जो है वो घर का किचन भी नहीं चलता। तो इसकी एक तो ये बड़ी बुनियादी वजह है। दूसरा जो सबसे बड़ा जो मसला आ रहा है वो ये आ रहा है कि यूनिवर्सिटीज़ ने बाकायदा तौर पे हायर एजुकेशन कमीशन जो इस्लामाबाद से हिदायत देता है, जो डे टू डे मामलात पे जो प्रॉब्लम्स आते हैं उस पर बाकायदा एक ख़त लिखा जाता है। अच्छा। कुछ अरसे बाद उसको मुकम्मल तौर पर रद्दी की टोकरी में फेंकना शुरू कर दिया है, मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया है। एक तो हायर एजुकेशन कमीशन इस्लामाबाद से, दूसरा जो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट्स जो पंजाब के, सिंध के और समाओ बलोचिस्तान के काम कर रहे हैं उनकी हिदायत को भी यूनिवर्सिटीज़ जो है वो नज़रअंदाज करी है। प्राइवेट सेक्टर तो कुछ ना कुछ हवाले से वहाँ पे तो ये बात भी आई है ये कि यूनिवर्सिटी के मुलाजमीन को गैर ज़रूरी अलाउंस दिए जा रहे हैं। एक तरफ तो अखराजात पूरे नहीं हो रहे हैं, दूसरी जानिब गैर ज़रूरी अलाउंस दिए जा रहे हैं, वो किस मद में दिए जा रहे हैं? अब अलाउंसेस की एक लंबी तफसील है। मिसाल के तौर पर चाहे वो कन्वेंस अलाउंस है, फिर उसके अलावा सीलिंग अलाउंस है, हाउस रेंट अलाउंस है, फिर और से बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी मद में अलाउंसेस जो दिए जा रहे हैं। और वो जो अलाउंसेस हैं जैसे मैंने शुरू में जिक्र किया, वो रेकरिंग ग्रांट से यूनिवर्सिटी की जो डे टू डे अफेयर्स की जो बच्चों की जो फ़ी होती है उससे जो है उन चीज़ों को मैनेज किया जा रहा है। तो HEC ने एक लेटर में पंजाब को और सिंध और बलूचिस्तान तीनों को ये लिखा था कि आप अपने लिए जो सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू है उसको जनरेट करें। आप हुकूमत की फंडिंग और बच्चों की फ़ी जो है उस पर रिलाई कर रहे हैं, लेकिन पेटेंट्स हो गए, फिर उसके अलावा कोलैबोरेटिव जो रिसर्च होती है इंडस्ट्रीज़ के साथ उस पर आप फोकस नहीं कर रहे, और इसके साथ साथ जो प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं, स्टार्टअप्स होते हैं, उस पर आप फोकस नहीं कर रहे। तो आपको जो तैयार पैसे आ रहे हैं उसी को आप खर्च करते जा रहे हैं, आप क्रिएटिव नहीं हो रहे। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे जो है प्रोग्राम किए जाते हैं उस पर आप फोकस नहीं कर रहे। तो यूनिवर्सिटीज़ ने जो क्रिएटिव जो तरीके होते हैं, फिर यूनिवर्सिटी के जो फारिग तहसील तलबा होते हैं वो फील्ड में प्रोफेशनल बड़े बड़े इदारों में काम करते हैं, तो एनुअल जो है एलुमनाई जो है वो रखा जाता है। अच्छा। उसमें जो बैठते हैं और वो फंडिंग जो है उनके तरफ से जो है वो आती है। एक किस्म का जो चंदा होता है वो जो स्टूडेंट्स होते हैं जो सबका वो यूनिवर्सिटी को देखते हैं कि जी इस मद में हम ये दे रहे हैं, रिसर्च की जाए। तो किसी किस्म की इस तरह की कोई चीज़ नहीं की जा रही। तो जो सारे के सारा जो पैसा है वो बच्चों की फी और हुकूमती खजाने से वफाकी और सूबाई से जो पैसे आ रहे हैं, जिसके हवाले से ये सिफारिशात दी गई हैं, तो उसके ऊपर क्यों अमल दरामद नहीं किया जा रहा, क्यों उनको जनरेट नहीं किया जा रहा है? उसके लिए ज़ाहिर है 2-3 चीज़ें, जिस तरह शुरू में मैंने उसका जो है उसको मेंशन किया। उसकी बुनियादी वजह यह है कि जब परमानेंट फैकल्टी वहाँ पे नहीं है, परमानेंट रजिस्ट्रार नहीं है, परमानेंट जो आपके पास डायरेक्टर फाइनेंस नहीं है, तो फिर आपके पास विजनरी तो कुछ ना हुआ ना। आपके पास जो अम्ब्रेला जो ऊपर से है, जो टॉप लीडरशिप है, जो टॉप रजिस्ट्रार और ये सारे लोग होते हैं, वाइस चांसलर होते हैं, वो परमानेंट ही नहीं है, वो डे टू डे अफेयर्स को देख रहे हैं। तो उनका क्या काम है? विजन को लाना और चीज़ों को जो है वो फैलाना ताकि यूनिवर्सिटी के मामलात जो है वो बेहतर हो जाएं, सब कैंपसेस के मामलात को बेहतर किए जाए, रेवेन्यू जनरेट किया जाए। वो तो इस पे नहीं देखेंगे, वो इस पे देखेंगे जो बस आज का दिन गुजर गया, कल का दिन गुजरेगा, देखा जाएगा। तो ये बदकिस्मती है कि जो विजनरी जो लीडरशिप तब आती है जब आप मेरिट पे लोगों को लाते हैं।
मामला है रियाज, जो मैं आपसे डिस्कस करना चाह रही थी कि एक तरफ अभी आपने बताया कि वाइस चांसलर जो परमानेंट है वो लग ही नहीं रहे हैं ही नहीं, मौजूद ही नहीं है, और दूसरी जानिब HEC की जानिब से सिफारिश दी गई थी इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर के वाइस चांसलर को हटाने के हवाले से, लेकिन उसे नहीं हटाया गया। ये क्या मामला है, जरा इसकी भी डिटेल्स शेयर करें। इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर का जो केस है बड़ा जो है वो टेस्ट केस है। साबिक गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान साहब जो फेडरल में वज़ीर तालीम भी रह चुके थे वफाकी, वो जब गवर्नर थे तो HEC ने और 4-5 रुकनी बॉडी थी, उसने कंप्रिहेंसिव एक रिपोर्ट तैयार की थी कुछ 30-40 सफ़ात की, और वो जो रिपोर्ट है वो बड़ी आई ओपनिंग है। उसके अंदर लिखा गया कि कैसे जब वाइस चांसलर अतर महबूब साहब जो अगेन इस वक्त जो है वो कुछ यूनिवर्सिटीज़ में जो है वो कैंडिडेट समझे जा रहे हैं वाइस चांसलर के लिए, उनके हवाले से कंप्रिहेंसिव रिपोर्ट जो है तैयार की यूनिवर्सिटी के अंदर। जो हैरेसमेंट के केसेस का मामला आया, हायरिंग के हवाले से, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के हवाले से ऐसे ऐसे लोगों को हायर किया गया जो बगैर मेरिट के थे, बगैर क्वालिटेटिव और उसके प्रोसेस के जो आए थे। तो इन सब के बारे में HEC की उस जो कमेटी की रिपोर्ट थी उसकी रिकमेंडेशन ये थी कि अतर महबूब साहब को किसी भी जो आगे जो ऐसे किसी ओहदे के लिए जो है वो ना रखा जाए और उनको इनके ओहदे से हटा दिया जाए। तो बलीगुर रहमान साहब जो गवर्नर थे उस वक्त, तो जो चांसलर थे इस यूनिवर्सिटी के भी और तमाम पंजाब की यूनिवर्सिटीज़ के, तो उनको ये प्रपोजल भेजा गया, लेकिन वो खुद भी बहावलपुर के थे। तो ये इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर का जब केस उनके पास गया तो उन्होंने इस केस को जो है इन रिपोर्ट की सिफारिशात को जो है मद्देनज़र जो है नहीं रखा और इस मामले को जो है नज़रअंदाज कर दिया। और ज़ाहिर है जब वो रिटायर हो गए तो उसके बाद जो अब नई VC जब भी आएंगे तो देखा जाएगा। तो ये बदकिस्मती है कि यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर जो बेसिकली गवर्नर होते हैं उनको इन मामलों को संजीदा लेना चाहिए और इस तरह की रिपोर्ट्स को मनपसंद अफराद और उनको देखते हुए, सियासी पसंद नापसंद को देखते हुए जो है वो नहीं मद्देनज़र रखना चाहिए। ये सारे मामलात एक तरफ, लेकिन रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए जो रिसर्च की ज़रूरत है, रिसर्च के जो मामलात हैं, क्या ये मामलात अब ऐसे ही चलते रहेंगे या फिर चांसलर्स कुछ करेंगे इस मसले के हल के लिए? चांसलर्स तो अब आप देख रहे हैं पंजाब में, अब जब पहले बलीगुर रहमान थे तो हमने एक मिसाल दी इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर की, तो मुख्तलिफ किस्म के मसाइल थे। अब आ गए हैं पीपल्स पार्टी के जो गवर्नर हैं और CM जो है वो ज़ाहिर है मुस्लिम लीग नवाज़ की हैं, तो ये एक टसल भी जो है वो शुरू हो चुकी है। जैसे मैंने कि शुरू में बताया कि 14 नामों की जो समरी है वो बाकायदा तौर पे मुस्तरद कर दी है किस्म की, उस पर एतराज़ जो है वो आयद कर दिया है वाइस चांसलर की तैनाती के हवाले से जो CM ने इंटरव्यूज़ किए थे और आगे फॉरवर्ड किए थे। तो ये एक जो टसल है वो भी अब जब सियासी बुनियादों पर शुरू हो चुकी है, उसकी कई वजूहात हैं। ज़ाहिर एक वजह ये भी है कि बहुत से ऐसे लोग जो शायद गवर्नर मुबैना तौर पे जो है वो खुद लगाना चाह रहे होंगे और वो CM जो है वो खुद लगाना चाह रही हैं अपनी पसंद के लोग। तो ये देखा जाए तालीम जो हमारी अव्वलीन होनी चाहिए वही सियासी टसलबाजी का शिकार हो चुकी है, जिससे निज़ाम तालीम जो है वो बुरी तरह से मुतासिर हो रहा है। हुकूमत को इस हवाले से सीरियस होकर सोचना पड़ेगा। नाज़रीन, अब आपको बताएं कि सिंध ने आसार कदीमा को महफूज बनाने और मज़ारात की हद बंदी के मामले पर सिंध हाई कोर्ट ने बड़ा हुक्मनामा जारी कर दिया है। चीफ एडमिनिस्ट्रेटर औकाफ हैदराबाद ने महकमा औकाफ के तहत आने वाली जायदादों और ज़रई अराजी से मुतालिक रिपोर्ट जमा कराई है। चीफ सेक्रेटरी सिंध ने आसार कदीमा और महफूज इमारतों की डिमार्केशन और इंतकाल से मुतालिक कमेटी तश्कील दे दी है। मजीद इस बारे में तफसीली गुफ्तगू करने के लिए मौजूद हैं नुमाइंदा कराची शाहिद हुसैन सैलरा। शाहिद, पहले तो नाजरीन को ये बताएं कि आसार कदीमा को महफूज बनाने और मज़ारात की हदबंदी का ये मामला है क्या? देखिए, महकमा औकाफ की प्रॉपर्टीज़ हैं और आसार कदीमा के मुतालिक जो है जायदादें हैं जो कि तितर बितर हो चुकी हैं और कुछ अफराद को इस तरह के ठेके दिए गए हैं जिसमें मामूली नोयत की रकम वसूल की जाती है और उसके बाद फिर जहाँ लाखों रुपए की आमदनी होनी चाहिए वहाँ हज़ारों रुपए की भी नहीं हो रही। तो इस हवाले से हमने प्रोग्राम भी किए थे, पिछले कई प्रोग्रामों में इस बात का तज़किरा किया गया कि महकमा औकाफ की न सिर्फ मज़ारों से जो आने वाली आमदनी है वो चोरी की नज़र हो जाती है, बल्कि जो महकमा औकाफ की और आसार कदीमा की जो ज़मीनें
जो जायदादें हैं उनकी भी रकम हड़प की जा रही है। तो उस पर जो है अब सिंध हाई कोर्ट ने पहले से जो ज़ेर समाअत केसेस थे तो उसमें एक हुक्मनामा जारी किया जिसमें जो चीफ एडमिनिस्ट्रेटर की रिपोर्ट थी और उसके बाद फिर जो चीफ सेक्रेटरी की जानिब से रिपोर्ट पेश की गई है उस पर अदालत ने जो है वो अब तफसीलात मांगी है। खासतौर पर उन चीज़ों की निशानदेही की गई है जो हमने अपने प्रोग्राम में डिस्कस की थी। खासतौर पर जैसे होटल है लाल शहबाज कलंदर का, उसमें 7 शरीफ में, वहाँ पर एक होटल में 40 कमरे हैं और 40 कमरों वाले होटल की जो महकमा औकाफ को रकम दी जाती है मुश्किल से लाख रुपए में दी जाती है, वो भी सालाना की बुनियाद पर। तो इसी तरह और भी कराची के सूबे भर के जो 5 डिवीजन हैं वहाँ पर महकमा औकाफ की जो ज़मीनें हैं और उसके अलावा जो दीगर एराजी है वो भी लोगों को मनपसंद जो ठेकों पर दी गई है, जिसमें ना सिर्फ मामूली रकम वसूल की जाती है बल्कि उसकी असल जो मानों में जो आमदनी होनी चाहिए थी वो भी नहीं हो रही। उन चीज़ों को जब हमने हाईलाइट किया था तो अब अदालत की तरफ से जो चीज़ें सामने आई हैं उसमें अदालत ने हुक्म दिया है कि खासतौर पर जो महकमा कल्चर के तहत वो इमारतें जिनका कोई तनाज़ा इससे पहले नहीं चल रहा उनका जो है फौरी तौर पर इंतकाल किया जाए और यानी कि जो महकमा औकाफ को उनको मुंतकिल किया जाए और जिन इमारतों पर इनफरादी या वफाक से तनाज़ा है सूबे का उसकी हदबंदी की जाए और एडमिनिस्ट्रेटर डिपार्टमेंट जो है उनकी जायदादों से मुतालिक एक माह में तफसीली रिपोर्ट जमा कराएं। और खासतौर पर जो एक चीज़ की निशानदेही की गई थी जिसमें हमने अपने प्रोग्राम में भी तस्करा किया था, महकमा औकाफ की जो ज़मीनें हैं उसका जो महकमा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है उसके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। ये चीफ एडमिनिस्ट्रेटर महकमा औकाफ ने अदालत में एतराफ़ किया है। तो इसका जब रिकॉर्ड नहीं है तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसकी कितनी आमदनी होगी और उसके बाद फिर वो आमदनी किन को जा रही है। और खासतौर पर चूंकि इनका ऑफिस हैदराबाद में मौजूद है और इनसे हमने रब्ता भी किया कि इस मामले में मौक़िफ़ दिया जाए, लेकिन रब्ता देने के लिए वो रजामंद नहीं हुए। लेकिन सूरत हाल ये है कि जो ज़मीन है उस पर अदालत ने सवाल उठाए कि एक तो ये है कि जो महकमा औकाफ इसके अलावा आसार कदीमा और अदालत की जानिब से ये हुक्मनामा जारी किया गया है कि जो आसार कदीमा है उनकी हदबंदी के हवाले से हमें तमाम डिटेल्स दी जाएं। जी बिल्कुल, क्योंकि जो अदालत के सामने रिकॉर्ड आया है और जिस तरह हमने अपने प्रोग्रामों में निशानदेही की थी डॉक्यूमेंट्स की बुनियाद पर, उसके मुताबिक महकमा औकाफ को वो आमदनी नहीं हो रही जो होनी चाहिए थी और मनपसंद लोगों को जो है वो कोड़ियों के एवज ज़मीनें और इसके अलावा होटल्स और दीगर जो कमर्शल जो जगहें थी, दुकानें थी और इसके अलावा दीगर जो गोदाम वगैरह थे वो भी इसी तरह औने पौने में दिए गए थे। तो उस पर अदालत ने अब उन तमाम चीज़ों की तफसीलात तलब की हैं कि महकमा औकाफ की जो ज़मीनें हैं और इसके अलावा जो मज़ारों के लिए मुख्तस की गई हैं उसकी मुकम्मल एक डेटा के साथ तफसीलात रखी जाए कि कितनी जायदादें हैं और उसके बाद फिर कितनी इनकम हो रही है और उसके बाद फिर अगर नीलामी की जाती है तो उस हवाले से भी जो है क्या इकदाम सामने आते हैं। उसमें खासतौर पर वादे किया गया है कि जो रिकॉर्ड से साबित होता है कि उसमें जो जिन लोगों को नीलामी के बाद ठेका दिया गया है उस तरह जो मौजूदा हालात है, मौजूदा जो महंगाई का रेशो है उस हिसाब से इनकम नहीं हो रही। तो जब इन हालात में इनकम नहीं हो रही तो फिर वो नीलामी जो दी गई है की गई है वो किस कानून को और किस तरीकाकार को मद्देनजर रखते हुए दी गई है, उस पर अदालत ने सवालात उठाए और अदालत ने कहा अब मतलब आसार कदीमा के हवाले से मुख्तलिफ ठेका जात होते होंगे तो क्या जितने भी ठेके दिए जाते हैं उनकी डिटेल्स भी मांगी गई हैं अदालत की जानिब से? बिल्कुल, चूंकि वो जो उसमें शकूक व शुबहात का इजहार किया गया है अदालत की तरफ से भी कि जो ठेके दिए जाते हैं वो बुनियादी तौर पर जो असूल मुरतब किए जाते हैं ठेके या नीलामी के हवाले से उनको मद्देनजर रखते हुए नहीं किए गए। इसलिए अदालत ने अब उन ठेकों की तफसीलात, इनकम और प्रॉपर्टीज़ हैं कितनी उसकी मुकम्मल तफसीलात मांगी है, क्योंकि ये जिस तरह ज़मीनें हैं वो ज़री ज़मीनें भी हैं जिसमें लाखों रुपए की आमदनी हो सकती है लेकिन वो हज़ारों रुपए के एवज दी गई है और उसमें कई जगहों पर तो ज़मीन का रिकॉर्ड ही नहीं है जिसमें चीफ एडमिनिस्ट्रेटर खुद इस बात को तस्लीम कर रहे हैं। दूसरा जो सेक्रेटरी कल्चर है उन्होंने एक रिपोर्ट जमा कराई थी जिसमें बताया गया था कि 250 मिलियन रुपए जो है सिंध हुकूमत की जानिब से कौमी विरसा और आसार कदीमा को जो है वो बेहतर बनाने के लिए, महफूज बनाने के लिए मुख्तस किया जाता है और ये जो है अगले माली साल में भी इसी तरह की रकम जो है उनको मिल जाएगी। लेकिन अदालत ने आगे जाके फिर हैरानगी का इजहार किया कि जब इतनी रकम सिंध हुकूमत से भी मिलती है और उसके बाद फिर जो महकमा औकाफ और आसार कदीमा की ज़मीन है वहाँ से भी इनकम होती है, तो मज़ारों की देखभाल के लिए जो जूते रखे जाते हैं, जूतों के ठेके दिए जाते हैं, वो किन बुनियादों पर दी जाती है, उस पर अदालत में बड़े सवाल इंटरेस्टिंग बात है। इसी हवाले से मैं आपसे भी पूछने वाली थी कि अदालती हुक्मनामे में मज़ारात में जूते रखने का ठेका देने की बात भी हुई है, तो क्या जूते रखने का भी कोई ठेका होता है?
जी बिल्कुल, क्योंकि ये सूफियों की धरती है सिंध, और यहाँ पर ना सिर्फ जो शायर रहे हैं माजी में बड़े नामवर शायर और सिंधी सकावत से मुतालिक जो शायर रहे हैं उनके मज़ारात भी हैं। उस पर अदालत ने खुद तज़किरा किया अपने हुक्म में कि जिसमें मौलाना जलालुद्दीन रूमी साहब की जो मज़ार है वो सूफी बुजुर्ग भी थे, शायर भी थे, लेकिन उनकी जो मज़ार है वहाँ पर जूते पहनकर जाने के हवाले से कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई सच्चल सरमस्त चूंकि वो भी सूफी बुजुर्ग थे, तो यहाँ पर जो है वो जूते रखने के लिए अलग से ठेके दिए जाते हैं, और उसके बाद फिर लोगों को 50 डिग्री सेंटीग्रेड, अदालत ने खुद अपने फैसले में मेंशन किया है कि 50 डिग्री सेंटीग्रेड गर्मी होती है कराची में और पूरे सूबे में। उसके बाद लोग बगैर जूतों के मज़ार के अंदर जाते हैं, तो ये बड़ा एक मुश्किल काम है। तो मज़ारों का तकद्दुस अपनी जगह पर मौजूद है, लेकिन जब ये चीज़ें होंगी तो फिर एक जो कल्चर रिसर्च और उसके अलावा ज़ायरीन होते हैं उनको और तुलबा को खासतौर पर उन मज़ारों पर जाने के लिए बड़ा चैलेंज होता है। तो ये तो एक तो ठेकों के ऊपर सवाल उठाया कि जूते रखने के भी ठेके दिए जाएंगे, उस पर बड़ी हैरानगी का इज़हार किया। कमर्शियल अराजी है, उसमें से जो पैसे आते हैं, जो रेवेन्यू वहां से जनरेट होता है, उसका कोई हिसाब किताब नहीं होता, उसका कहीं खाता नहीं लिखा जाता। बिल्कुल, क्योंकि एक तो चंदे की मद में मज़ारों में पैसे दिए जाते हैं, मसाजिद में भी आपको पता है कि जो तारीखी मसाजिद है वहाँ पर भी जो लोग विजिटर जाते हैं वहाँ पर उनकी भी रकम दी जाती है चंदे के तौर पर। लेकिन उसके बाद ना तो सिर्फ उनका हिसाब किताब, बल्कि जो कमर्शियल और इसके अलावा ज़री ज़मीन है उनका भी जो महकमा औकाफ के पास मुअस्सिर और खातिर-खा कोई इस तरह रिकॉर्ड नहीं है। और चीफ एडमिनिस्ट्रेटर ने इस बात की खुद अपनी रिपोर्ट में तस्लीम की है, जिसमें बता रहे हैं कि महकमा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास भी रिकॉर्ड नहीं है। तो यानी कि अगर 70-75 साल से ये जो सिलसिला चल रहा है वो इसी तरह चलता आ रहा था, जब अदालत बीच में मुदाखलत ना करती तो मेरा ख्याल है शायद मजीद भी चलता जाता। अब चूंकि संजीदगी से जस्टिस सलाउद्दीन पंवर और जस्टिस अमजद अली सैयद ने ये अहकामात जारी किए हैं, और अब लग रहा है कि जो इलीगल जो है वो तैनातियाँ होती थी और उस पर कई मज़ारों के ऊपर रकम तो खर्च कर दी जाती थी कि हमने फलां जगह पे कंस्ट्रक्शन का काम कराया, लेकिन कंस्ट्रक्शन बुनियादी तौर पर होती ही नहीं थी। उस हवाले से भी अदालत ने जो है वो निशानदेही होने के बाद अहकामात दिए और कई अफसरान को इस मामले में मुअत्तल भी किया गया, कई अफसरान के खिलाफ मुकदमात भी दर्ज किए गए हैं। लेकिन अब भी ये सूरत हाल इसमें देखने में आ रही है कि जब ये हतमी रिपोर्ट आती है उसके बाद जब जायजा लिया जाएगा तो फिर कई लोगों को मुमकिन तौर पर सजाएं भी हो सकती हैं, उनको मुलाजमत से हाथ भी धोने पड़ जा सकते हैं, क्योंकि जिस तरह की जमीन है कमर्शियल और लोगों की निशानदेही की गई है। देखिए पिछले जो रिपोर्ट चीफ सेक्रेटरी की और जो चीफ एडमिनिस्ट्रेटर की जानिब से जमा कराई गई थी उसमें हम एक प्रोग्राम में तस्करा पहले कर चुके हैं, जिसमें 5 अफसरान के खिलाफ इस बात की निशानदेही की गई थी कि रकम जारी कर दी गई और उसमें बाकायदा तौर पर ऑडिट भी शो किया गया, ऑडिट किया गया कि हाँ फलां मज़ार के ऊपर जो ये कंस्ट्रक्शन का काम था उसकी तामीराती काम मुकम्मल हो चुके हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर एक ईंट तक नहीं रखी गई, एक ब्लॉक तक नहीं लगाया गया, लेकिन उसके पैसे जो है महकमा औकाफ से ले लिए गए। उस पर न सिर्फ ठेकेदार बल्कि महकमा औकाफ के अपने मुलाजमीन मुलविस पाए गए, उनके खिलाफ इंक्वायरी इस वक्त जारी है। और अब बताया गया कि जो आसार कदीमा की जो मुख्तलिफ ज़मीनें हैं उसके लिए बाकायदा तौर पर एक कमेटी बनाई गई है, जिस पर अदालत ने कहा है कि हमें यकीन है कि अब ये कमेटी तमाम तर जो जायदादें हैं उनका जायजा लेगी और जायजा लेने के बाद जो है मुअस्सर जो एक आमदनी है उसका तरीकाकार मुरतब करने के बाद अदालत में रिपोर्ट पेश की जाएगी। अब 1 महीने का वक्त दिया गया है महकमा औकाफ को और चीफ सेक्रेटरी सिंध को कि इस मामले का जायजा लेने के बाद रिपोर्ट जमा कराई जाए। अच्छा शाहिद, चंदे की रकम तो एक तरफ, आसार कदीमा और कौमी विरसे के तहफ़्फ़ुज़ और बहाली के लिए हुकूमत की जानिब से कितना बजट मुख्तस किया जाता है? देखें ये खुद एक रिपोर्ट में उन्होंने बताया कि सेक्टिकल्चर की तरफ से 250 मिलियन रुपए जो है आसार कदीमा और कौमी विरसे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो है मुख्तस किया गया है। और उसके अलावा ये मौजूदा जो साल है और उसके अलावा अगला जो माली साल होगा उस अगले माली साल में भी इतनी ही रकम मुख्तस की गई है। तो 250 मिलियन मामूली रकम का हिसाब रखा जाता है कि गवर्नमेंट को उसका हिसाब दिया जाता है कि वो रकम कहाँ लगी, आया लगी भी है कि नहीं लगी है? अब ये रकम, अब इस रकम की भी तफसीलात अदालत की तरफ से मांगी गई हैं कि वो रकम जो ये कौमी विरसों को जो है वो महफूज बनाने के लिए जारी की जाती है और सरकारी तौर पर बजट भी मुख्तस अलग से भी किए जाते हैं, तो फिर आसार कदीमा को महफूज बनाने के लिए कोई खातिर खा इक़दाम क्यों नहीं हुआ है? तो इस हवाले से भी अदालत ने अलग से रिपोर्ट तलब की है। अब ये जो कहा गया है कि चूंकि मज़ारों की देखभाल के लिए सूबाई हुकूमत भी अलग से भी बजट मुख्तस करती है इस रकम के अलावा, तो वो रकम कहाँ जा रही है और उसके पर जूतों की मद में अलग से पैसे लिए जाते हैं, तो उस पर अदालत ने जो सवालात उठाए वो भी जो काबिल गौर है कि जिसमें कहा जा रहा है कि अब लाखों की तादाद में रोज़ाना ज़ायरीन जो है मज़ारों पर जाते हैं और उसके बाद फिर इसी तरह पैसे जो है वो ठेकेदारों को दे के आ जाते हैं, तो जिनकी जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी अपनी पूरी क्यों नहीं कर रहे, तो इस बात की सज़ा ज़ायरीन को क्यों दी जा रही है इस हवाले से। और ख़ासतौर पर चूँकि जो महकमा औकाफ की ज़मीन है उसमें
जिसमें रिसर्च और उसके अलावा जो तुलबा है उनके लिए मौसर इकदाम हो सकते हैं, क्योंकि इन ज़मीनों के ऊपर जो कवानीन है कि रिसर्च सेंटर बनाए जाएंगे, तालीमी जो है वो मकासद के लिए ज़मीनें इस्तेमाल की जाएंगी, लेकिन वो ज़मीनी जो तालीमी मकासद है उनके ऊपर इस्तेमाल होने के बजाय बल्कि उनकी रकम का कोई हिसाब किताब नहीं किसी के पास। अब ये अदालत की तरफ से जिस तरह अहकाम हैं, इससे लग रहा है कि सूबे में जो खासतौर पर महकमा औकाफ की ज़मीनें और जायदादों के हवाले से जो आसार कदीमा की कमर्शियल अराजी है उन पर क्या किया जा रहा है, फिर क्यों वहां से रेवेन्यू जनरेट नहीं हो पा रहा है? देखें, जो इतलात आई थी, कुछ डॉक्यूमेंट्स भी हमने पिछले प्रोग्राम में भी नशर किए थे, वो अपने मनपसंद लोगों को ठेके दिए गए हैं जिनकी 7,000 रुपए मनपसंद हो, लेकिन पूछताछ तो होनी चाहिए ना। तो यही बात अदालत ने भी सवाल उठाए हैं कि उसका एक मौसर निज़ाम मुरतब करने के बाद अदालत में रिपोर्ट पेश की जाए कि रकम बुनियादी तौर पर किरायों की मद में कितनी होनी चाहिए, इस वक्त कितने किराए की मद में ये रकम दी गई है, हासिल की जा रही है, और उसके बाद फिर वो है किन के पास, उस हवाले से जो है वो मौजूदा जो मार्केट रेट है उस हवाले से इसका जो तनासब निकाला जाए और उसके बाद मौजूदा मार्केट रेट के हिसाब से ये सारी चीज़ें दी जाएँ, जो चाहे वो कमर्शियल हैं, सनती हैं या फिर इस तरह ज़रूरी ज़मीनें हैं। उस हवाले से अदालत ने अब कहा है कि वो मौजूदा जो मार्केट रेट है और मार्केट वैल्यू है उस हिसाब से आप जो है रकम मुख्तस करें और उसके बाद फिर अखबारों में नए सिरे से इश्तिहारात दिए जाएं और एक कमेटी जिस तरह मुरतब की गई है वो एक जामे रिपोर्ट अदालत में रखेगी। उसके बाद फिर अदालत अपना हतमी हुक्मनामा जो है वो जारी करेगी। ठीक है शाहिद, ये तो कमर्शियल अराजी की रकम के हवाले से हो गई बात, इसको तो आप एक साइड पे कर दें। बात करते हैं आप चंदे की, क्योंकि जब बात आती है मजहब की तो जो मुसलमान है, खास तौर पर पाकिस्तानियों की अगर मैं बात करूं तो वो दिल खोल कर अतियात देते हैं, सदकात देते हैं, चंदा देते हैं। तो जो चंदा दिया जाता है, सदकात अतियात दिए जाते हैं इन तमाम जो हमारी मजहबी जगह हैं, उनका जो चंदा है क्या उसका हिसाब किताब भी नहीं रखा जाता? उसका ठेका दिया जाता है, ठेका दिया जाता है तो वो किसको दिया जाता है? नहीं, उस हवाले से जो महकमा औकाफ की तरफ से अदालत में तफसीलात रखी गई थी कि जो बड़ी बड़ी मज़ारें हैं चाहे वो कराची में है या सिंध के दीगर इज़ला में, तो वहाँ पर जो चंदा आता है उसका कोई उनके पास हिसाब किताब नहीं है कि कितना चंदा आता है और कितना जाता है। क्योंकि आपने देखा होगा लाल शहबाज कलंदर के मज़ार के ऊपर एक बहुत बड़ी सोने की चोरी भी हुई थी जिसमें वो पकड़े गए थे, उनके जो मज़ार के जो निज़ाम संभालने वाले थे। उसके बाद मुकदमा भी दर्ज हुआ, लेकिन उसका अब तक क्या उस चंदे का कोई हिसाब किताब था कि कितना चंदा था वो और कितना वहाँ पर सोना था? लाखों मालियत की जो रकम थी चंदे की वो थी, और उसके अलावा फिर जो सोना था वो भी करोड़ों की बताया जा रहा है कि वो सोने की कीमत थी, लेकिन उसके बाद वो हड़प कर लिया गया। लेकिन उसके बाद जब इस बात की निशानदेही हुई तो फिर उसके बाद जो है मुकदमा दर्ज किया गया था, लेकिन उस मुकदमे का अब तक जो है फैसला नहीं हो सका है। लेकिन जो दीगर मज़ार हैं उनकी कितनी आमदनी हो रही है चंदे की मद में और उसमें वो खर्च किस मकासद के लिए और किन किन जगहों पर खर्च किया जाता है, चंदे की जो रकम है, उस हवाले से अब तक जो है वो कोई खातिर खा रिपोर्ट्स अदालत में नहीं रखी गई। तो क्या इस हवाले से ठेका नहीं दिया जाता है? जूतों के अलावा जो चंदे की इनकम है उसका कोई ठेका नहीं दिया जाता है। जो मज़ारों के ऊपर वहाँ पर जो ज़ायरीन जाते हैं वो जो जूते रखते हैं वहाँ पर जो कुछ प्राइवेट लोगों को बताया गया है कि वो ठेके दिए जाते हैं जूते संभालने के। लेकिन जो इनकम है जो चंदे की मद में आती है उस हवाले से जो मज़ार की अपनी इंतज़ामिया महकमा औकाफ की होती है, सूबे की तरफ से जो तैनात की जाती है, वो इंतज़ामिया जो चंदे की रकम वसूल करती है। लेकिन उस हवाले से कोई मौसर और एक अमली इक़दाम सामने नहीं आ सके जिसकी वजह से ये तखमीना लगाया जा सके कि रोज़ाना की बुनियाद पर या सालाना की बुनियाद पर इन मज़ारों से कितनी आमदनी होती है और ये रकम जब आती है तो फिर उसके बाद खर्च किन मकासद के लिए की जाती है वो नहीं है। इसी वजह से अदालत ने ये सवाल भी उठाए थे कि इन रकमों को जो पैसे आएंगे उसकी ना सिर्फ मज़ारों की देखभाल भी हो सकती है बल्कि रिसर्च सेंटर बनाए जा सकते हैं। और खासतौर पर जिस तरह बुजुर्ग सूफी शायर हैं उनके मज़ारों पर भी लोग जाते हैं तो उनकी तालीमात के हवाले से भी रिसर्च सेंटर बनाए जाते हैं जिसमें ना सिर्फ सूबे बल्कि मुल्क भर के जो स्टूडेंट्स हैं वो मुस्तफीद हो सकते हैं। इसमें जो अब तक कोई चीज़ें सामने आई हैं उसमें कोई रकम जो है वो जाहिर नहीं की गई है कि वो जो रकम आती है वो किन मकासद के लिए इस्तेमाल हो रही है और कहाँ खर्च हो रही है। इस पर जो है अदालत ने अब 4-5 जो जामे पॉइंट्स हैं जिसमें ज़री ज़मीन की इनकम कितनी होनी चाहिए और इस वक्त कितनी हो रही है। शाहिद, आखिर में हमारे नाज़रीन के साथ एक डिटेल डायरेक्शंस शेयर कर दें जो अदालती हुक्मनामे के बाद जारी की गई हैं। देखिए, खासतौर पर अगर हम बात करें तो जूतों के हवाले से अदालत ने बड़े सवालात उठाए थे कि एक शहरी को सज़ा नहीं दी जा सकती, गर्मी बहुत होती है और चूंकि ये रजाकाराना अमल है कि कोई जूते पहन के मज़ार में जाए या जूते उतार के जाए, उस हवाले से पहले तो ठेके नहीं होने चाहिए और चूंकि मज़ारों की देखभाल के लिए जो है वो रकम भी मुख्तस की जाती है तो उसके बाद फिर अब अगर ये ठेके देना मजबूरी भी है तो उसके बाकायदा तौर पर अखबारों में इशारात जारी किए जाएँ और उसके बाद फिर ये जो है जूते जमा करने के ठेके लिए जाएँ। इसके अलावा जो कवानीन है मज़ारात के हवाले से
उन कवानीन को भी अदालत ने कहा कि मद्देनजर रखा जाए कि महकमा औकाफ के पास और मज़ारों की जो जगह हैं उनको ठेके देने के हवाले से कानूनी तौर पर कितनी जो है वो रकम होनी चाहिए, उसकी नीलामी के हवाले से, और कितनी मौजूदा मार्केट वैल्यू के हिसाब से होगी, उस हवाले से एक जामे रिपोर्ट जो है वो पेश करने का हुक्म दिया गया। इसके अलावा चीफ एडमिनिस्ट्रेटर जो है महकमा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और इसके अलावा महकमा औकाफ के, उनको हुक्म दिया गया है कि जितनी भी ज़री ज़मीन है वो कितनी ज़मीन है और उसके बाद मौजूदा हालात के हिसाब से कितनी इनकम हो रही है, उसके बाद फिर आगे जाके अगर मार्केट वैल्यू के हिसाब से उनकी नीलामी की जाती है तो उनकी कितनी इनकम होगी, उसकी तफसीलात 1 महीने के अंदर अदालत में। ठीक है, जूतों के हवाले से तो ठेका दिया जाता है, लेकिन उसका मुकाम है कि उस चंदे का कोई हिसाब नहीं रखा जाता जो लाखों के हिसाब से दिया जाता है, जो अतिया किया जाता है। नाज़रीन, इस हवाले से हुकूमत को एक बेहतर लाया अमल इख्तियार करना चाहिए ताकि वो रकम जो है वो अच्छी जगह पे खर्च हो सके, ताकि अवाम की फलाह के लिए भी कोई काम सामने आ सके। आज के प्रोग्राम से बस इतना ही। मजीद खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे। सब मेहमानों का शुक्रिया। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।